हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये पार्ट 6 है। इससे पहले भी हमने कई एमसीक्यू सीरीज चालू की है और कम से कम हम लोगों ने 1000 एमसीक्यूज कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें अलग से मैंने सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। देन अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। राजनीतिक दल समाज में मौलिक को प्रतिबंधित करते हैं। पार्टियां समाज का एक हिस्सा होती हैं और इस प्रकार उनमें भागीदारी शामिल होती है। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन। ऑप्शन बी इकोनॉमिक डिवीजन, आर्थिक प्रभाव। ऑप्शन सी है रिलीजियस डिवीजन, मतलब धार्मिक विभाजन। और ऑप्शन डी है पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब राजनीतिक विभाजन। तो अगर आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक विभाजन। क्योंकि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सामाजिक पार्टियों की बात करते तो सामाजिक डिवीजन होता, सोशल डिवीजन आता। पर राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है तो ये राजनीतिक डिवीजन आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। विश्व एनजीओ दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए जनवरी 27, ऑप्शन बी है फरवरी 27, ऑप्शन सी है मार्च 27 और ऑप्शन डी है अप्रैल 27। तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर सरकारी संगठन। तो बताइए ये दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, 27 फरवरी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औपचारिक संगठन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है, ये बताइए। ऑप्शन ए टीम निर्माण में औपचारिक संगठन मुख्य फोकस है। ऑप्शन बी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड बाय मैनेजमेंट, औपचारिक संगठन की योजना प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन सी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन का एक भाग है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए औपचारिक संगठन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, औपचारिक संगठन की योजना प्रबंधन द्वारा बनाई जाती है। मतलब जो औपचारिक संगठन होता है उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन पहले से एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं और सभी को वो फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने किया किसी ने नहीं किया, सिस्टमेटिक तरीके से जो रूल रेगुलेशन है सबको फॉलो करने पड़ेंगे, सबको मानने पड़ेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औपचारिक संगठन के बारे में ये हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मतलब राजनीतिक समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन बी है राजनीतिक व्यवहार, मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर कहलाएगा। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल कल्चर, मतलब राजनीतिक संस्कृति कहलाएगा। और ऑप्शन डी है पब्लिक ओपिनियन, मतलब जनता की राय कहलाएगा। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्य को सीखता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए पॉलिटिकल समाजीकरण, मतलब राजनीतिक समाजीकरण। और जिस प्रक्रिया में हम सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं वो हमारा समाजीकरण कहलाता है। पर इस प्रक्रिया में हम लोग राजनीतिक, मतलब नेता लोग हो गए जो पार्टीज में होते हैं, राजनीतिक दल को का समाजीकरण होता है, वो राजनीतिक मूल्यों को सीखते हैं। तो उनका क्या होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। पुअर आर द पीपल हु मूव इन आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी क्रोनिक, ऑप्शन सी है क्यूरनिंग और ऑप्शन ए नन ऑफ दिस। तो बताइए उस गरीबी को क्या कहेंगे जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं, आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं। मतलब कभी होता है व्यक्ति के पास पैसा होता है, कभी होता है व्यक्ति गरीब हो जाता है, तो इसे हम क्रॉनिक गरीबी कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी गरीबी का हिस्सा है। ऑप्शन ए कर्निंग पुअर, ऑप्शन बी है ओकेजनली पुअर मतलब कभी कभी गरीब, ऑप्शन सी है बोथ मंथन गरीब और कभी कभी गरीब दोनों सही है, ऑप्शन बी है मंथन गरीब और कभी कभी गरीब दोनों गलत है। तो बताइए अस्थायी गरीबी का कौन सा इनमें से हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्यूरनिंग पुअर और ओकेजनली पुअर आर करेक्ट, बोथ ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी हम ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान वेतन अधिनियम इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज। ऑप्शन ए कानून जो परिवार से संबंधित मामलों से संबंधित है, ऑप्शन बी है कानून में प्रावधान की पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान नौकरी के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है एक अधिनियम जो दर्शाता है कि घर के अंदर का सारा काम परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन डी है भेदभावपूर्ण रवैये और श्रम के लैंगिक विभाजन के खिलाफ एक क्रांतिकारी कानून। तो बताइए समान वेतन अधिनियम क्या है इनमें से। समान वेतन अधिनियम में क्या होता है, महिला और पुरुषों को किसी भी काम को करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। ये कानून आया था 1976 में, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए आया था। मतलब समाज में जो लैंगिक भेदभाव होता था, पुरुषों को सैलरी ज़्यादा मिलती थी, महिलाओं को कम दी जाती थी, या भेदभाव किया जाता था लैंगिक रूप से, उसको कम करने के लिए समान वेतन अधिनियम बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। कानून में प्रावधान है कि पुरुषों और महिला दोनों को समान नौकरी के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस विच वन ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शन ए प्राइवेटाइजेशन, ये नहीं होगा, ये पूरा गलत लिखा है, शहरीकरण मतलब ऑप्शन ए अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि। तो बताइए शिक्षा का निजीकरण किसका परिणाम है। तो ये वैश्वीकरण का परिणाम है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। ऑप्शन ए लैंड भूमि, ऑप्शन बी श्रम लेबर, ऑप्शन सी मनी पैसा, और ऑप्शन डी कैपिटल पूंजी। तो इसमें बताना है आपको उत्पादन का कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पैसा मतलब मनी नहीं है, जबकि लैंड हो गया, लेबर श्रम हो गया, और कैपिटल ये तीनों ही क्या है उत्पादन के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी आमंड, ऑप्शन सी सिमेल, और ऑप्शन डी जो है कोजर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हु हैज एट्रीब्यूटेड कंप्रहेंसिव इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज एज द 3 मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी आमंड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजविहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। मतलब कौन कहता है कि राजविहीन समाज हो सकता है, बिना राज के समाज का अस्तित्व हो सकता है। ऑप्शन ए सोशलिज्म मतलब समाजवाद, ऑप्शन बी इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद,
ऑप्शन सी आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद और ऑप्शन डी एनार्किज्म मतलब अराजकतावाद। तो बताइए राजविहीन समाज की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एनार्किज्म अराजकतावाद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? मतलब एक अच्छे गुड गवर्नेंस की कौन सी विशेषता नहीं होती, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, और ऑप्शन डी है रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही। तो गुड गवर्नेंस की कौन सी विशेषता नहीं होती, आप ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लाल फीताशाही। ये नौकरशाही की विशेषता होती है। जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का शासन ये एक गुड गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिजातवादी सिद्धांत मानता है कि सत्ता सदैव किसके हाथों में केंद्रित होती है? ऑप्शन ए पुरोहित वर्ग के, ऑप्शन बी है सैन्य वर्ग के, ऑप्शन सी है सिविल सेवक के, और ऑप्शन डी है संभ्रांत लोगों का छोटे समूह में। तो सत्ता सदैव किसके हाथों में केंद्रित होती है? इलीटिस्ट थ्योरी क्या कहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सम्राट लोगों का छोटे समूह। मतलब कुछ लोगों के पास होता है पूरी सत्ता होती है जो जनता को या जितने समाज के लोगों हैं उन पर नियंत्रण रखता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 350, ऑप्शन बी आर्टिकल 420, ऑप्शन बी आर्टिकल 352 और आर्टिकल 370। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के दौरान लगाया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 352। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 46वां संविधान संशोधन। आपातकाल कब से कब तक था? ये था 1975 से 77 तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है या कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी मोस्का का, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल का और ऑप्शन डी मैकॉले का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी हेनरी फेयोल का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1982। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। ऑप्शन ए विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षण से संबंधित होता है, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है, ऑप्शन डी विकलांग और समान छात्रों को समान शैक्षिक अवसर से संबंधित है और ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा से संबंधित है। इंक्लूसिव एजुकेशन बताइए किसके लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विकलांग और समान छात्रों, ये समावेशी शिक्षा ये दोनों के लिए ही है, जो समान मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और डिसेबल स्टूडेंट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारिकता, ऑप्शन सी आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद और ऑप्शन डी है नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद।
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है ऑप्शन ए आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद और ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद आदर्शवाद और व्यवहारिकता ये सभी। तो बताइए विवेकानंद की शिक्षा में क्या क्या शामिल है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी प्रकृतिवाद भी शामिल है, आदर्शवाद भी, व्यवहारिकता भी और मानवतावाद भी, आध्यात्मिकता भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अप्लाइड फिलॉसफी से संबंधित है, ऑप्शन बी प्योर फिलॉसफी शुद्ध दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन सी नेचुरल फिलॉसफी प्राकृतिक दर्शन से संबंधित है और ऑप्शन डी है सोशल फिलॉसफी सामाजिक दर्शन से संबंधित है। तो शिक्षा बताइए किस दर्शन से संबंधित है। तो शिक्षा किससे है, तो शिक्षा अप्लाइड फिलॉसफी से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसमें क्या होते हैं हर चीज को अप्लाई करके देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है। ऑप्शन ए सोशल क्लासिफिकेशन सामाजिक वर्गीकरण कहलाएगा, ऑप्शन बी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्त्रीकरण कहलाएगा, ऑप्शन सी सोशल डिफरेंशिएशन सामाजिक भेदभाव कहलाएगा और ऑप्शन डी है हायरार्की पदानुक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा। भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में जब लोगों का विभाजन होता है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए यीशु मसीह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। ऑप्शन ए सी गोपालाचारी ने ये कहा है, ऑप्शन बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन सी गांधी ने और ऑप्शन डी नेहरू ने। तो बताइए ये कथन किसका है। यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो ये जो कथन है वो है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए एवरीडे लाइफ मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से, ऑप्शन बी प्रोफेन अपवित्र से संबंधित है, ऑप्शन सी सुपरनेचर अलौकिक से संबंधित है और ऑप्शन डी पावर शक्ति से संबंधित है। तो बताइए पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अलौकिक सुपरनेचुरल पावर से रिलेटेड होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है। ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की ने, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन ने और ऑप्शन डी दुर्खिम ने। तो बताइए धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र में किसने रखा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जादू धर्म और विज्ञान में क्या समानता है। ऑप्शन ए अवलोकन और प्रयोग होता है, ऑप्शन बी है मनुष्य पर समान प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन सी है अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण होता है और ऑप्शन डी है अलौकिक की ओर उन्मुखीकरण। तो बताइए जादू धर्म और विज्ञान में क्या समानता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। तीनों ही क्या होते हैं अननोन चीज की तरफ व्यक्ति को ले जाते हैं, जो चीजें व्यक्ति को नहीं पता होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।